आपकी हैंडराइटिंग आपके बारे में वो सब बातें बता सकती है जो आप कभी किसी को शब्दों में नहीं बता सकते। योर हैंडराइटिंग कैन नेवर लाई। योर हैंडराइटिंग इज नॉट जस्ट राइटिंग, इट्स योर माइंड ऑन पेपर। जिस तरह आप लिखते हैं उसी तरह आप सोचते हैं, उसी तरह आप फील करते हैं, और वैसे ही लाइफ के डिसीजंस आप लेते हैं। ग्राफोलॉजी में हर लाइन, हर मार्जिन, हर स्ट्रोक आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर रिवील करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग हैंडराइटिंग एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी हैंडराइटिंग के साथ अपनी पर्सनैलिटी को समझ पाओगे और दूसरों की हैंडराइटिंग से भी आप उनके माइंडसेट को समझ पाओगे। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर और वांट टू डिकोड पीपल्स पर्सनैलिटी विदाउट आस्किंग देम क्वेश्चंस, देन स्टे टिल द एंड बिकॉज पेन कैन नेवर लाई। आज की ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट हम लोग जेस्टाल्ट ग्राफोलॉजी को डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस द बेसिक्स ऑफ हैंडराइटिंग। जेस्टाल्ट ग्राफोलॉजी होती है जिसमें हम लोग मार्जिन्स, बेसलाइंस, स्लांट या फिर आपके जो स्पेसेस, एम्प्टी स्पेस होता है हैंडराइटिंग के बीच में, उसे हम लोग एनालाइज करते हैं। हैंडराइटिंग एनालिसिस में सिर्फ आपके लेटर्स एनालाइज नहीं होते, इसमें स्पेसिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आज आपको ये समझ में आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ हैंडराइटिंग। लेकिन उससे पहले आपको अपना हैंडराइटिंग सैंपल अपने साथ रखना है। यू कैन टेक योर टाइम, आप वीडियो को पॉज करके अभी भी अपना हैंडराइटिंग सैंपल लेकर आ सकते हो या तो, बट आई सजेस्ट कि आपको अभी लिख लेना चाहिए। एक A4 साइज शीट लो, A4 साइज ही लेनी है एंड प्लेन पेपर ही लेना है। दूसरी चीज, आपको एक बॉल पेन लेना है, जेल पेन से नहीं लिखना। आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, नोट इन पॉइंट्स एंड ट्राई टू राइट फुल पेज, एक पूरा पेज आपको लिखना है। तो पहली बात तो हैंडराइटिंग रिवील क्या करती है। हैंडराइटिंग और सिग्नेचर में कोई डिफरेंस होता है? हैंडराइटिंग में आप जब लिखते हो तो देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू नीड टू फॉलो। आपको लाइन के ऊपर ही लिखना होता है। इट्स नॉट दैट कि आप लाइन के नीचे लिखना शुरू कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। आप अगर लाइंस वाली पेज पे लिख रहे हो तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं। लाइन वाले पेज में ऑलरेडी एक मार्जिन गिवन होती है, आपको उसके राइट साइड से लिखना शुरू करना होता है। लेकिन जब आप सिग्नेचर्स करते हो तो आपके पास कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ सिग्नेचर यू वांट। हैंडराइटिंग इज मोर कॉन्शियस एंड सिग्नेचर इज मोर काइंड ऑफ अनकॉन्शियस। हैंडराइटिंग आपकी पर्सनल लाइफ को शो करती है, आपकी वो जिंदगी जो आप अपने घर के अंदर जी रहे हो, और सिग्नेचर आपकी पब्लिक लाइफ को शो करता है, आपकी वो जिंदगी जो आप बाहर वाले लोगों के साथ जी रहे हो। जब हम घर के अंदर होते हैं तो वी आर नॉट दैट कॉन्शियस, राइट? हम कुछ भी करते हैं, हमारी जैसे भी मन करता है हम वैसे रहते हैं। बट जब आप बाहर निकलते हो घर से तो यू हैव दैट मैनर्ड सेल्फ, एक ऐसा मैनर्स में रहना, रिस्पेक्ट्स में रहना, एंड यू डोंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड। तो वो होती है आपकी सिग्नेचर में, आपकी पब्लिक लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेसिकली। सिग्नेचर शोज कि आप खुद को दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हो, and handwriting is more personal kind of thing. So sign and handwriting both are important, but ये दोनों आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को रिवील करते हैं। इस वीडियो में we are going to discuss about the handwriting only. We will not discuss the signatures. So first we will discuss the Gestalt graphology, and इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मार्जिन्स के बारे में। Let's take the top margin first. टॉप मार्जिन होती क्या है? दिस इज द टॉप मार्जिन इन अ हैंडराइटिंग सैंपल। जो भी स्पेस आपने छोड़ा हुआ है फर्स्ट लाइन के ऊपर, वो वाला जो राइटिंग स्पेस होता है उसे हम लोग टॉप मार्जिन बोलते हैं। ये शो करती है कि आप कितने रिस्पेक्टफुल हो टुवर्ड्स द ऑथोरिटीज, टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स योर एल्डर्स, एनीवन। तो दिस शोज द रिस्पेक्ट यू हैव फॉर अदर्स। अगर किसी भी इंसान की टॉप मार्जिन बहुत नैरो है, मतलब किसी ने छोड़ी ही नहीं है लाइन, ऊपर स्पेस छोड़ा ही नहीं है, it shows कि this person is not that respectful. This person is not a very good rule follower as well. They are unconventional kind of people. इतना conventional नहीं होते हैं, and they are not very formal kind of people. They are very informal as well. तो ये अपनी ऑथोरिटीज के साथ भी ऐसे बात करेंगे या ऐसे बिहेव करेंगे उनके साथ जैसे ही वो उनके फ्रेंड्स हो। ये लोग एक स्पेस मेंटेन नहीं करते हैं, एक रिस्पेक्ट वाला जो होता है ऑथोरिटीज के साथ या फिर अपने एल्डर्स के साथ। अगर यही टॉप मार्जिन मान लो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा वाइड है, तो इट शोज कि ये इंसान अपने एल्डर्स की या रूल्स की, रेगुलेशंस की और कन्वेंशनलिटी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये इंसान सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा, इसके लिए रूल्स तोड़ना इज नॉट दैट इजी। दिस काइंड ऑफ पीपल आर मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन एल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन क्या होती है और कैसे शो होती है?
इस हैंडराइटिंग सैंपल में जो लेफ्ट साइड में जो स्पेस आपको दिख रहा है वो आपकी लेफ्ट मार्जिन होती है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी लाइक द टॉप मार्जिन एंड ऑल अदर्स। तो लेफ्ट मार्जिन भी आपको कहीं ना कहीं एक रूल्स फॉलोइंग के बारे में ही बताती है। ये आपके पास्ट को शो करती है, मदर, योर फैमिली इन्फ्लुएंस, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी। ये मार्जिन शो करती है कि आप कितना स्ट्रांगली अपने पास्ट के साथ कनेक्टेड हो। इफ यू मूव फॉरवर्ड इजीली और नॉट इज शोन इन दिस। लेफ्ट मार्जिन के बहुत सारे टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैलेंस्ड लेफ्ट मार्जिन जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अगर एक स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन है तो इट शोज कि ये इंसान कभी भी रूल्स ब्रेक नहीं कर सकता। दे आर वेरी कंट्रोल्ड पीपल, ये हर चीज सोच सोच कर करते हैं, काफी कॉन्शियस होते हैं अपनी लाइफ में। दे आर इमोशनली बैलेंस्ड एंड दे हैव हेल्दी अटैचमेंट टू देयर पास्ट। ये लोग ना ब्लेम करते हैं, ना पास्ट में घूमते हैं, और ना ही बहुत जल्दी मूव फॉरवर्ड करते हैं। दे आर बैलेंस्ड पीपल। ये लोग अपने रूट्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली रूल्स रेगुलेशंस को, हर चीज को दे विल फॉलो क्लियरली। एंड जब भी किसी क्रिमिनल केस में हम देखते हैं हैंड राइटिंग्स को, तो अगर किसी की भी लेफ्ट मार्जिन एकदम स्ट्रेट है तो ये इंसान कभी रूल्स तोड़ ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन कैन नॉट बी द क्रिमिनल। आई एम जस्ट टेलिंग यू जनरल केस, सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता, बट दिस शोज कि ये इंसान रूल्स ब्रेक नहीं करता है कभी भी। एंड दे आर काइंड ऑफ इमोशनली मैच्योर, अच्छे होते हैं ये लोग। अगर किसी इंसान की वेवी लेफ्ट मार्जिन है तो दिस शोज कि दे आर वेरी केयरलेस काइंड ऑफ पीपल। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस पे। ये लोग उस सोसाइटी की बनाई हुई लाइन पे नहीं चलते। दे विल लिव लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स। अपनी तरफ से जिंदगी जिएंगे, ये अपनी तरह से जिएंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। ये लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में भी नहीं रहते। दे आर वेरी रिबेलियस एज वेल। अगर आप कुछ समझाने की कोशिश करोगे तो ये उल्टा फाइट बैक करेंगे। इसीलिए इनका जो रिलेशनशिप है वो अपने घर वालों के साथ ज्यादा अच्छा नहीं चलता, बिकॉज दे डोंट वांट टू लिव इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे वांट टू ब्रेक देम। तो घर वालों के साथ नहीं बनती, पर बाहर वालों के साथ बनती है। अगर किसी की लेफ्ट मार्जिन बहुत ज्यादा वाइड है, मतलब जरूरत से ज्यादा ही वाइड है, तो इट शोज कि वो इंसान अपने पास्ट से भागने की कोशिश कर रहा है। दे मे हैव अ ट्रॉमेटिक पास्ट, कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिस चाइल्डहुड और दिस पास्ट ट्रोमा कीप्स हॉन्टिंग देम। मतलब ये चाहते हैं कि ये एक बैरियर बना ले अपने और अपने उस पास्ट के बीच में, इसीलिए ये लोग लेफ्ट मार्जिन बहुत वाइड रखते हैं। अगर किसी इंसान की लेफ्ट मार्जिन ड्रिफ्टिंग लेफ्ट मार्जिन है, ड्रिफ्टिंग इन द सेंस लाइक दिस, ड्रिफ्टिंग लेफ्ट मार्जिन शोज कि ये इंसान के अंदर वो टेंडेंसीज है कि मैं अपने घर में नहीं रहना चाहता हूँ ज्यादा टाइम। आई वॉन्ट टू लीव माई होम एंड मेक माई ओन आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी खुद से बनाने वाले लोग ये होते हैं। ऐसा तब भी होता है जब एक इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ रहे हैं एंड दैट पर्सन वांट्स टू एस्केप देम। अगर इसका अपोजिट केस है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की लेफ्ट मार्जिन ऊपर से वाइड थी लेकिन नीचे आते आते वो नैरो होती जा रही है, इन दिस केस लाइक, तो ऐसे केस में ये इंसान अपने पास्ट की साइड में मूव कर रहा है। मतलब ये इंसान अपने पास्ट को भूल नहीं सकता इजिली। इसको पास्ट बार बार याद आता है, ये उसी के बारे में ही सोचता रहता है, कैन नॉट लेट गो ऑफ हिज पास्ट। सो दिस इज नॉट एन इमोशनली गुड साइन। अगर किसी की भी हैंड राइटिंग ऐसे ड्रिफ्टिंग हो रही है लेफ्ट की साइड में, तो दिस पर्सन वॉन्ट्स कि वो फैमिलियर चीजों में ही रहे और अनफैमिलियर चीजों में ना जाए। वो अनफैमिलियर चीजों से भागेगा दूर। एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ पीपल आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, क्योंकि ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। फॉर टेकिंग रिस्क यू नीड टू मूव टुवर्ड्स द राइट साइड। लाइक आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि लेफ्ट वाली जो मार्जिन है वो आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप लेफ्ट में ही ज्यादा मूव कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप अपने पास्ट से ही बहुत ज्यादा अटैच्ड हो और फ्यूचर में यू आर नॉट मूविंग। सो बी केयरफुल कि इस टाइप की हैंडराइटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। जैसे लेफ्ट मार्जिन आपके पास्ट को शो करती है, वैसे ही राइट मार्जिन आपके फ्यूचर को शो करती है। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से एंड वी मूव टुवर्ड्स द राइट साइड। सपोज यू वर राइटिंग अ सेंटेंस एंड जो फर्स्ट वर्ड था वो आपने लिखा था लेफ्ट साइड में, एंड देन जब आप लास्ट में गए तो आपने राइट साइड में लिखना शुरू किया। देर आर सम हैंड राइटिंग्स या कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है जो आप राइट से लेफ्ट में लिखते हो। जब आप लेफ्ट में मूव कर रहे हो कभी भी हैंड राइटिंग में या सिग्नेचर में भी इवन, तो इट शोज कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स द पास्ट। आप अपनी हिस्ट्री को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस दे रहे हो। यू आर नॉट गिविंग द सिग्निफिकेंस टू द फ्यूचर। जो पास्ट में जा चुका है आप उसी के पीछे भाग रहे हो अभी भी। सो यू नीड टू स्टॉप मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट। नाउ वी विल डिस्कस कि राइट मार्जिन क्या शो करती है।
राइट मार्जिन शोज द फ्यूचर, एज आई टोल्ड यू, इट शोज द रिस्क टेकिंग, एक इंसान कितना रिस्क ले सकता है अपनी जिंदगी में। इट शोज कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है चेंज के लिए। लेफ्ट मार्जिन वॉज योर फैमिलियरिटी एंड राइट मार्जिन इज योर अनफैमिलियरिटी। जो चीजें आपको नहीं पता है वो चीजें आपकी राइट साइड में आती है। इट शोज योर सोशल इंटरेक्शन, ऑल्सो योर अप्रोच टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज एंड अदर्स। राइट मार्जिन रिस्क टेकिंग है। रिस्क टेकिंग जब तक इंसान में नहीं आएगा तब तक वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करता। राइट मार्जिन शोज योर रेडीनेस टू फेस द फ्यूचर, कि जो होगा देखा जाएगा। अगर किसी इंसान की राइट मार्जिन बहुत ज्यादा वाइड है, राइट में एक इंसान बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ रहा है, तो इट शोज कि वो इंसान अपने फ्यूचर से डरता है। दिस पर्सन इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन गेटिंग अनफेमिलियर थिंग्स इन लाइफ। इसको हर चीज का पता होना जरूरी है तभी ये कुछ करेगा, अगर इसको नहीं पता है तो फिर ये नहीं करेगा। वाइड राइट मार्जिन शोज कि ये इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, रिस्क टेकिंग भी नहीं है। जब आपका राइट मार्जिन बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब जरूरत से ज्यादा अगर आपने उसको वाइड कर दिया, तो इट शोज कि यू आर क्रिएटिंग अ बैरियर बिटवीन योर सेल्फ एंड योर फ्यूचर। दिस शोज सोशल हेजिटेशन, दिस शोज फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ अनफैमिलियरिटी, सोशल विदड्रॉल, और ये नई सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे। दे आर ओवर थिंकर्स, एंग्जाइटी प्रोन पीपल, जिनको बहुत इजीली एंग्जाइटी हो जाती है, एंड दे आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। तो अगर राइट मार्जिन नॉर्मल है, यानी कि नैरो है, ज्यादा वाइड नहीं है, तो इट शोज कि दैट पर्सन इज कॉन्फिडेंट, उसको फ्यूचर से डर नहीं लगता, ही विल बी एबल टू फेस द चैलेंजेस इन हिज लाइफ। ऑल्सो ये इंसान कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है। द लास्ट टाइप ऑफ मार्जिन इज द बॉटम मार्जिन, जो आपकी लोअर मार्जिन होती है, पेज में नीचे वाली जो होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोअर जोन, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर मार्जिन। ए फोर साइज शीट में जो सबसे नीचे की जो मार्जिन होती है, जो आप स्पेस छोड़ते हो लाइंस के बीच में, नीचे वाला जो स्पेस है वो। बॉटम मार्जिन शोज योर एग्जीक्यूशन, लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन शोज योर पास्ट एंड योर रिस्पेक्ट, राइट एंड बॉटम शोज योर एग्जीक्यूशन, योर रिस्क टेकिंग, योर कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट। आपका फ्यूचर आपका कैसे होने वाला है, ये सब आपकी राइट और बॉटम मार्जिन से पता लगता है। दिस शोज योर पेशेंस लेवल एज वेल, योर एबिलिटी टू कंप्लीट व्हाट यू स्टार्ट। देयर आर सम पीपल जो काम शुरू करते हैं बट उसे खत्म नहीं करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, तो बॉटम मार्जिन आपकी ये भी शो करती है। इफ देयर इज अ टू वाइड बॉटम मार्जिन, अगर लोअर मार्जिन बहुत ज्यादा वाइड है, जरूरत से ज्यादा है, आपको फ्यूचर का डर है ऑब्वियसली, एंड द एग्जीक्यूशन इज नॉट दैट गुड। आप प्लान अच्छा कर सकते हो, एग्जीक्यूशन आपका नहीं है अच्छा। अगर किसी इंसान की बॉटम मार्जिन बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, इट शोज इम्पेशंस, ओवर वर्किंग टेंडेंसीज, मटेरियल ऑब्सेशन, बर्न आउट हो जाता है इन लोगों को। सो दे आर द वंस हु पुश देमसेल्व्स टू हार्ड, बहुत ज्यादा खुद को पुश करेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, बट दे इग्नोर देयर फिजिकल लिमिट्स, अपनी फिजिकल लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स बेटर इफ यू ट्राई टू बैलेंस द मार्जिन ऑल अराउंड। आपकी टॉप मार्जिन भी एक, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, सब बहुत ज्यादा वाइड या बहुत ज्यादा नैरो मार्जिन नहीं होने चाहिए। पेज के चारों तरफ आपको ये देखना है। इवन मार्जिन ऑल अराउंड, मतलब लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन, सब की सब जो है वो एक इवन स्पेस में आपने लिखी हुई है। देर आर वेरी फ्यू पीपल जो ऐसा कर पाएंगे वैसे तो, बट अगर किसी ने की है तो इसका मतलब है कि ये इंसान विजुअल इफेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ये इंसान, ही वांट्स टू बी द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, एंड ऑल्सो इस इंसान की जो डिजाइनिंग एबिलिटीज है वो बहुत अच्छी होंगी। दे आर नेचुरली अपीयरेंस कॉन्शियस, कैसा दिख रहा है कोई चीज उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं ये लोग। सो दे आर इंटरेस्टेड इन ब्यूटी, डिजाइन, सिमिट्री, ऑर्डर एंड बैलेंस। अगर राइट मार्जिन भी इस इंसान की बैलेंस्ड है, तो इट शोज कि ये इंसान बहुत अच्छा प्लान करता है चीजों को, एंड द राइटिंग इज प्रोबेबली स्लो फॉर दीज पीपल। ये लोग ज्यादा फास्ट लिख नहीं पाएंगे, ये लोग हर चीज को पहले से ही प्लान करके रखते हैं। सो इवन मार्जिन ऑल अराउंड इज वेरी रेयर। टू वाइड मार्जिन ऑल अराउंड, अगर चारों मार्जिन बहुत ज्यादा वाइड है चारों तरफ से, और आपने उसके बीच में लिखा हुआ है, पेज के बीच में आपने लिखा है, व्हाट डज दैट शो? फर्स्ट ऑफ ऑल इट शोज अ सोशली मेल एडजस्टेड पर्सन। ये इंसान बहुत ज्यादा पैरानोइड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप बोल सकते हो। ये इंसान अपनी एनवायरमेंट से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, ये एडजस्टमेंट नहीं करेगा। दिस पर्सन डजंट फिट इनटू सोसाइटी इजीली,
सोसाइटी से थोड़ा अलग हट के चलने वाला या फिर एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर रहने वाले लोगों में से है। समटाइम्स दे आर अब नॉर्मल एंड बिकॉज दे आर सोशली मेल एडजस्टेड, ऑब्वियसली इनको डिप्रेशन वगैरह आने की पूरे चांसेस होते हैं। 4 वाइड मार्जिन ऑल अराउंड शोज कि इस इंसान को अपने चारों तरफ एक वॉल क्रिएट करके रखनी है जिसमें ये किसी को भी एंटर नहीं करने देना चाहते। So we have discussed about all the types of margins and what they reveal about a person. Now we will discuss about the spacing between the lines. दो लाइंस के बीच में जो स्पेस आप छोड़ते हो या नहीं छोड़ते हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में वो क्या शो करता है। स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स शोज योर प्लानिंग, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज आप कैसे प्लान करते हो ये वो शो करता है। एंड देर इज ओवरलैपिंग बिटवीन लाइन्स लाइक दिस, बहुत कॉमन है ये, हम लोग बहुत इजीली लाइन्स को ओवरलैप करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो ओवरलैपिंग जब होती है लाइन्स में तो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि ये लोग दो चीजें एक साथ प्लान करते हैं। दे आर मल्टीटास्कर्स बट दे फेल टू प्लान एक्टिविटीज। सही प्लानिंग नहीं होती है इनसे। बिकॉज ऑफ देयर प्रेशर ऑफ टाइम द क्वालिटी ऑफ द वर्क कॉम्प्रोमाइज। अब अगर आपने किसी ऐसे इंसान को हायर किया है अपने काम पे या फिर आप खुद एक ऐसे इंसान हो, तो यू नो कि आपके प्लान्स क्यों फेल होते हैं। एंड देयर इज नो एडवांस प्लानिंग ऑल्सो। ये वो लोग होते हैं जो सामने कोई काम कर रहे हैं बट इन द बैकग्राउंड इनके दिमाग में कोई और काम चल रहा है कि ये भी करना है, ये भी करना है, उसकी टेंशन है। सो दे आर नॉट फोकस्ड ऑन वन थिंग एट अ टाइम। इनके दिमाग में मल्टीपल चीजें चलती है और सबकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो इट्स नॉट गुड टू ओवरलैप द लाइन्स। अगर कोशिश करो कि आप ना करो ये सब, बट इट विल टेक टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस। ये वो लोग भी है जिन्हें अपना एक प्रॉपर स्पेस चाहिए अपनी जिंदगी में, लेकिन दूसरों के स्पेस में ये बहुत जल्दी इंटरफेयर करते हैं। सो इट्स अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बट दिस इज वेरी कॉमन, सो प्लीज चेंज इट। कहीं पे भी आपकी लाइन्स ओवरलैप नहीं होनी चाहिए ऐसे। When there is no overlapping between lines, जब लाइन में एक प्रॉपर गैप छोड़ा हुआ है किसी भी इंसान ने, तो इट शोज कि इस इंसान की प्लानिंग बहुत अच्छी है। दे आर मल्टीटास्कर्स एंड दे कैन प्लान 1 or 2 थिंग्स एट अ टाइम, दो से ज्यादा कर लेंगे ये काम। दे आर कमिटमेंट फोबिक, ये आपको कमिटमेंट्स नहीं देते हैं इजिली। दे आर ऑलवेज वर्किंग, दे आर नॉट पीसफुल इन देयर लाइफ। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एस्पेक्ट एंड दैट इज द बेस लाइन। Your baseline represents your attitude about your life, about reaching your goals, and the kind of mental energy you have. आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने नेगेटिव हो, ये आपकी बेसलाइन बताती है। आप अपने ऑब्स्टेकल से कितना लड़ पाओगे, आप अपने स्ट्रगल्स को कितना जीत पाओगे, ये आपकी बेसलाइन बताती है। व्हाट इज बेसलाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम हैंड राइटिंग सैंपल्स देखते हैं और उसमें जो लाइन होती है जो हम लिखते हैं, लाइक दिस, इन दिस केस दिस इज द बेसलाइन। So these show a lot of things about a person। बहुत सारी चीजें रिवील होती है इसमें बेसलाइन में। जब किसी भी इंसान की हैंड राइटिंग की बेसलाइन अपवर्ड्स जाती है, हेल्दी बेसलाइन इस टाइप से, इट शोज अ पॉजिटिव थिंकिंग, इट शोज सरमाउंटिंग ऑब्स्टेकल्स। अपने ऑब्स्टेकल से, अपने स्ट्रगल से इंसान इजीली फाइट कर सकता है। ये एक पॉजिटिव बेसलाइन मानी जाती है। इट शोज कि ये इंसान बहुत एक्टिव होता है एंड हर वक्त किसी ना किसी काम में लगा रहता है। नॉट वर्कोहोलिक, बट ये इंसान भी अपने काम इजीली कर लेता है। These people have healthy mental energies. Some books say that this is not a sign of positive thinking or optimism. अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है तो भी उस इंसान की जो हैंड राइटिंग है वो अपवर्ड्स जा सकती है कुछ केसेस में। इट जस्ट शोज कि वो इंसान अपनी उस डिप्रेशन से या अपने किसी भी ऑब्स्टेकल से लड़ पाएगा। उस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी मेंटल एनर्जी है कि वो उन ऑब्स्टेकल्स को सरमाउंट कर सकता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो इंसान डिप्रेशन में है उसकी जो बेसलाइन है वो सिर्फ डाउनवर्ड्स ही जाती है। कुछ केसेस में अपवर्ड्स जाती हुई भी दिखती है। लेकिन इसका अपोजिट, अगर किसी की बेसलाइन डाउनवर्ड्स जा रही है तो इट डेफिनेटली शोज कि ये इंसान डिप्रेशन में। इट शोज कि ये इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है। ऑल्सो शोज कि ये इंसान लड़ भी नहीं सकता है ज्यादा, बिकॉज ज्यादा मेंटल एनर्जीज नहीं है, और अगर है भी तो सिर्फ नेगेटिविटीज में निकल रही है। ये बेसलाइन तब आती है जब एक इंसान या तो फिजिकली या फिर मेंटली अनस्टेबल है। फिजिकली आपको कोई इलनेस आ जाए तो भी आपकी बेसलाइन डाउन जाती है। समटाइम्स इट शोज दैट दिस पर्सन हैव मेट विद अ डिफीट इन द पास्ट। पास्ट में अगर कोई बहुत बड़ी कोई डिफीट या कुछ किसी को लूज किया हो तो भी ये डिप्रेशन वाली बेसलाइन बनती है। अगर सारी लाइंस, सभी बेस लाइंस आपकी नीचे जा रही है,
पूरे हैंडराइटिंग सैंपल में, तो इट शोज कि ये इंसान काफी टाइम तक डिप्रेस्ड रहा है। इट ऑल्सो पॉइंट्स आउट टूवर्ड्स अ सिंकिंग फीलिंग, ये इंसान बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानता है अपनी जिंदगी में खुद को या अपनी जिंदगी को भी इवन। सो इट शोज अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन अ पर्सन्स लाइफ। यू कैन कॉन्शियसली मेक योर बेस लाइन गो अपवर्ड्स। कॉन्शियसली देखो, अभी आपको अपने हैंडराइटिंग सैंपल को एनालाइज करना है। देखो अगर आपकी किसी भी लाइन में या तो डाउनफॉल जा रहा है या फिर बहुत सारी लाइन्स में जा रहा है, तो फिर यू नीड टू चेंज इट। देयर इज नो अदर ऑप्शन। देयर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ बेस लाइन्स एज वेल, बट दीज आर वेरी कॉमन। एक और बेस लाइन है जो थोड़ी सी कॉमन आपको दिख सकती है, और वो है एक इनकोहेरेंट बेस लाइन, जिसमें कोई वर्ड ऊपर जा रहा है, कोई वर्ड नीचे जा रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे, इस टाइप से है। एक कंसिस्टेंट मैनर में बेस लाइन नहीं बनी है। इस केस में क्या होता है? ऑब्वियसली इट शोज एक इरेटिक माइंडसेट। ये इंसान कब किसी मूड में चला जाएगा आपको समझ ही नहीं आएगा। कब ये एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर, और कब एकदम से ये लो फीलिंग में चले जाते हैं। इट्स लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड अ सोशियोपैथिक बेसलाइन। इन लोगों के लिए रूल्स ज्यादा मैटर नहीं करते। इनकी हैंडराइटिंग में जैसे कोई ऑर्डर नहीं है, वैसे ही इनकी लाइफ में भी कोई ऑर्डर नहीं होता। कभी भी कुछ भी करने वाले लोग होते हैं, एंड यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दैम। Now we will talk about the next aspect of Gestalt graphology, और ये बहुत जरूरी है। एंड दिस इज योर हैंडराइटिंग स्लांट। आपकी हैंडराइटिंग का जो एंगल है वो कैसा है। जब आप लेटर्स लिखते हो तो आप 90 डिग्रीज पे लिख रहे हो, या फिर आपका जो लेटर्स है वो इधर टिल्टेड है या वो इधर टिल्टेड है, दैट इज योर स्लांट, हैंडराइटिंग स्लांट। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपके इमोशनल पैटर्न्स को शो करता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप ज्यादा दिल के सुनते हो कि आप ज्यादा दिमाग के सुनते हो, आप ज्यादा प्रैक्टिकल हो या आप ज्यादा इमोशनल हो, आप कितना अपने इमोशंस को हैंडल कर पाते हो, ये आपके हैंडराइटिंग स्लांट के थ्रू ही पता लगता है। सो मोर ओवर देर आर 3 टाइप्स ऑफ हैंडराइटिंग स्लांट। एक तो होता है वर्टिकल जो 90 डिग्री पे है, एक होता है राइट स्लांट, और एक होता है लेफ्ट स्लांट। अब इनमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, लेट्स डिस्कस दैट। व्हेन देयर इज अ वर्टिकल स्लांट, एक स्ट्रेट स्लांट होता है जो, ये लोग होते हैं एकदम स्ट्रेट ऐसे वाले, एकदम 90 डिग्री पे लिखते हैं ये। और इनकी जो हैंडराइटिंग है उसमें एक रेगुलर पैटर्न होता है कि 90 डिग्री पे ही लिखना है। इस टाइप के लोग आर बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बता देते हैं जो भी है, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत ज्यादा इनके ऊपर हावी नहीं होते। दे आर नॉट वेरी इमोशनल, दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, दे आर बैलेंस्ड बिटवीन बोथ द थिंग्स। ना तो बहुत ज्यादा अपने आपकी बातों को या अपने इंट्यूशंस को या अपने दिल की बातों को इग्नोर करते हैं, और ना ही उनके साथ स्टिक करते हैं बहुत ज्यादा टाइम तक। दे आर काइंड ऑफ नॉन फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट वेरी एडजस्टिंग काइंड ऑफ पीपल। अगर आप ऐसे लोगों से बात करते हो तो ये आपसे बात करेंगे, अगर आप इनसे नहीं करते हो तो ये नहीं करेंगे। इट्स लाइक दैट। इन लोगों का जो मेन फोकस होता है वो होता है खुद पर, ये दूसरों पे ज्यादा फोकस नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे सप्रेस देयर इमोशंस, दे आर नॉट वेरी इमोशनल पीपल। हर बात पे ये इमोशंस शो नहीं करते, and because of that they are able to remain calm under pressure, so they can control their emotions easily. इनके इमोशंस इनकी वीकनेस नहीं होती। थोड़ा सा लैक ऑफ सिंपैथी यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्लांट एंड इज वेरी नेसेसरी एंड वेरी कॉमन इज द राइट वर्ड स्लांट। राइट स्लांट वाले लोग मेनली अपना फोकस खुद को छोड़कर दूसरों पे रखते हैं। देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और देयर सेंटर ऑफ अटेंशन इज समवन एल्स, कोई एक्सटर्नल फैक्टर होता है। इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते इमोशनली, दे नीड समवन एल्सेस इमोशनल सपोर्ट इन देयर लाइफ। सो बेसिकली दे नीड एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसकी वजह से ये लोग खुद को इमोशनली स्टेबल रख पाएंगे। इन लोगों के साथ जो आपका इमोशनल बॉन्ड बनता है वो बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। सो दे आर मोर सिंपैथेटिक एंड मोर इमोशनल काइंड ऑफ पीपल, बट ये लोग अपने दिल के ज्यादा सुनते हैं और दिमाग की कम सुनते हैं। जितना एंगल ज्यादा होगा, जितना टिल्ट ज्यादा होगा बेसिकली, उतना ही ज्यादा इंसान इमोशनल होता है। एग्जाम्पल इन दिस केस, दिस स्लांट शोज टू मच रिएक्टिवनेस। बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है ये इंसान, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है। इसीलिए बहुत सारे क्रिमिनल्स की हैंडराइटिंग ऐसी होती है। बिकॉज ऑफ टू रिएक्टिव नेचर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए इनका जो कंट्रोल है खुद के ऊपर नहीं होता है। दे कैन डू एनीथिंग। सो बी केयरफुल, राइट स्लांट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा राइट नहीं होना चाहिए। इट कैन बी स्लाइटली राइट, दैट्स गुड, बट अगर बहुत ज्यादा टिल्टेड है राइट साइड में, सो इट्स अ साइन ऑफ डेंजर फॉर यू। द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्लांट इज द लेफ्टवर्ड स्लांट। लेफ्ट स्लांट इज रेयर एंड डेंजरस। किसी भी इंसान का लेफ्ट स्लांट होना इज नेवर कंसिडर्ड गुड।
अगर किसी भी इंसान का लेफ्ट स्लांट है, इट सिंपली मीन्स कि ये इंसान अपने इमोशंस से बहुत ज्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इट्स वेरी डेंजरस टू शो हिज और हर नीड फॉर अदर्स। ये दूसरों के आसपास आना पसंद नहीं करता कभी भी। सो ही इज इमोशनली इनएक्सप्रेसिव एंड द इमोशंस आर मेनली रिप्रेस्ड। दिखाएगा नहीं, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा, बिकॉज ही थिंक्स कि इट्स टू डेंजरस टू शो हिज और हर इमोशंस टू अदर्स। समटाइम्स लेफ्ट स्लांट तब आता है जब किसी इंसान ने कोई बहुत बड़ा ट्रोमा फेस किया हो अपनी जिंदगी में। साइकोलॉजिकली दिस इज नेवर गुड। दिस पर्सन इज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, थोड़ा सेल्फिश बोल सकते हो आप, एंड किसी भी टाइप के रिलेशंस में दे आर नॉट गुड। मेनली इन मैरिजेस, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से शादी करी है जो लेफ्ट स्लांट वाला इंसान है, तो इट्स नेवर इजी टू मेंटेन अ रिलेशन विद देम। इसलिए अगर आपकी हैंड राइटिंग लेफ्ट में टिल्टेड है तो यू नीड टू चेंज इट टू स्ट्रेट स्लांट और राइट वर्ड स्लांट। नाउ इमेजिन अ केस, सपोज अ राइट स्लांट पर्सन गेट्स मैरिड टू अ लेफ्ट स्लांट पर्सन, एंड एक इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है और दूसरा इंसान इमोशंस को समझ ही नहीं रहा। कैन यू इवन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मैरिज दे विल हैव? Obviously. So handwriting has to be good to maintain your relations specifically. And left slant also makes you very non-sociable kind of person. आप किसी से भी बात नहीं करोगे, आपका मन ही नहीं करेगा, because left slant shows emotional repression. When your emotions are repressed too much, तो एक मोमेंट के बाद एक उबाल बाहर आता है, राइट? आपको पता ही है, आप जितना दबाने की कोशिश करते हो इमोशंस उतने ही बाहर आएंगे। अगर टू मच लेफ्ट स्लांट होता है, बहुत ज्यादा टिल्टेड है, बहुत ज्यादा लेफ्ट स्लांट में है, तो एक मोमेंट के बाद दीज पीपल टर्न क्रिमिनल्स। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो इमोशंस बाहर आएंगे। सो यू विल बिकम वेरी रिएक्टिव और यू कैन डू एनीथिंग। आपको इमोशंस की कुछ पड़ी ही नहीं है। यू डोंट वॉन्ट, यू कैन हर्ट अदर्स इजिली। तो अगर लेफ्ट स्लांट है, यू नीड टू चेंज इट टुडे ऑनवर्ड्स ओनली। ना साइन में और ना ही हैंड राइटिंग में लेफ्ट स्लांट नहीं चलता। देर इज वन मोर हैंड राइटिंग स्लांट केस, जिसमें आपको हैंड राइटिंग का जो स्लांट है वो समझ ही नहीं आएगा कि लेफ्ट में है कि राइट में या स्ट्रेट है, क्योंकि आपको हर टाइप के लेटर्स मिलेंगे। कुछ लोग कैसे करते हैं कि एक वर्ड लिख रहे हैं, मान लो जैसे मान लो लिखा दैट, THAT, तो एक टी विल मूव टुवर्ड्स दिस, देन HAT, दूसरा टी विल मूव टुवर्ड्स दिस। ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर एक बहुत ही ज्यादा इरेगुलर स्लांट आपको देखने को मिलता है। इफ दिस इज द केस, इट शोज एन इरेटिक पर्सन अगेन, क्योंकि ये खुद एक मूड स्विंग्स में फंसा हुआ इंसान है। इसको नहीं पता, आज ये कोई और डिसीजन ले रहा है, कल को ये करेगा कुछ और, जो ये बोल रहा है वो ये नहीं करेगा। यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस काइंड ऑफ पीपल। दे आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, एक अनडिसिप्लिन्ड टाइप ऑफ लोग आप बोल सकते हो। इनके साथ तो रिलेशनशिप मेंटेन करना वैसे ही बहुत खराब है, क्योंकि कभी ये एकदम से कहाँ रिएक्ट कर जाएंगे, कौन सी बात इनको अच्छी लग रही है, कौन सी बात इनको बुरी लग रही है, ये बात समझना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा अच्छी जजमेंट इनकी नहीं होती, दे लैक गुड जजमेंट, और कॉमन सेंस भी आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ स्लांट, एटलीस्ट मेक इट वन साइडेड, लेफ्ट में नहीं, स्ट्रेट या फिर राइट कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने जेस्टाल्ट ग्राफोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी किया। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा एंड इट्स इंटरेस्टिंग फॉर यू। आपने अपनी हैंड राइटिंग को भी एनालाइज कर लिया होगा अभी तक, काफी कुछ आपको पता लग गया होगा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए आई विल मेक एटलीस्ट 4 पार्ट्स फॉर दिस। हैंड राइटिंग एनालिसिस को कवर करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। मुझे लगा था कि 2 पार्ट्स में कवर हो जाएगा, बट नहीं हो पाएगा। सो आई मेक अ प्लेलिस्ट, आप चेक कर सकते हो। दिस वॉज द पार्ट 1 एंड आई विल कम अप विद पार्ट 2 सून। उससे पहले आपको ये सब एस्पेक्ट्स को देखना है, इनको एटलीस्ट आप नोट कर लो अपनी हैंड राइटिंग के थ्रू। नेक्स्ट सेशन भी बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग जो मेन एस्पेक्ट थे हैंड राइटिंग के, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द हैंड राइटिंग साइज, कि किसी की हैंड राइटिंग अगर बहुत छोटी है तो वो क्या शो करता है उस इंसान के बारे में, अगर किसी की बहुत ज्यादा बड़ी हैंड राइटिंग्स है तो उसके बारे में वो क्या शो करती है। ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ वी विल सी कि प्रेशर पैटर्न्स कैसे होते हैं हैंड राइटिंग में। कहीं कहीं पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो उसका क्या मतलब है आपके पर्सनैलिटी के लिए, एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर वर्किंग स्टाइल। आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कैसे अपने काम कंप्लीट करते हो, ये सब वहां से पता लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड, चेक द सेकंड पार्ट एज वेल। उसके साथ साथ आई विल कम अप विद थर्ड एंड फोर्थ एज वेल। अगर हो सकेगा तो शायद 5 वीडियोस मुझे अपलोड करनी पड़ जाएंगी।
बट यू विल गेट दोज इन द प्लेलिस्ट। उसके साथ साथ अगर आपको हैंडराइटिंग एनालिसिस कंप्लीटली सीखनी है, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो इसके थ्रू, या फिर आपको एक प्रोफेशनल बनना है इसमें, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो टू लर्न हैंडराइटिंग एनालिसिस विद मी। इसके साथ साथ अगर आपको अपनी पर्सनल हैंडराइटिंग एनालिसिस सेशन को बुक करना है मेरे साथ, तो भी आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल गिव यू अ पर्सनल रिपोर्ट फॉर योर हैंडराइटिंग एनालिसिस। सो सी यू इन द सेकेंड पार्ट। All the best till then.